क्वेश्चन नंबर 37, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है शोध की? क्वेश्चन नंबर 37, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च? टू रिव्यू द लिटरेचर, टू समराइज। डिस्कवर। सर डी। प्लीज आप क्वेश्चन नंबर और उसका वो करिए, मतलब मैसेज कीजिए, ताकि मैं बाकी जिन लोगों को नहीं आ रहा उनसे भी उनको समझ सकूं। 37-D करिएगा, ताकि मुझे मैसेज बॉक्स मेरे सामने खुला हुआ है, ओपन है, मैं देख लेता हूँ मैं। विच इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च? ओके, टू रिव्यू द लिटरेचर, टू समराइज what is already known, to get an academic degree, to discover new facts, or make fresh interpretation of known facts। क्या देख रहे हो आप? बार बार हर साल क्या रिपीट हो रही है? क्वेश्चन रिपीट हो रही है? नहीं, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप बनाते जा रहे हो वो आपको रिपीट मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नहीं मिले, शायद क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऐसे रिपीट होती नहीं क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट हमेशा रिपीट होती है। ऐसा कोई है जो डी के अलावा सोचते हो? माइक खोल के बताएं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डी सही है कि गलत है, लेकिन अगर ऐसा कोई है जो डी के अलावा सोचते हो वो बोल सकते हैं या आंसर दे सकते हैं, बताएं। ओके, सबको लगता है डी है। तो मैसेज इतने कम क्यों आई है? बाकी इतने से ऐसे लोग, बाकी लोग मैसेज कीजिए ना, आपको जो भी लगता है। ये आपके ग्रोथ के लिए है, आप लोग मैसेज कीजिए या खोल के बताइए, मतलब माइक ऑन करके बताइए मुझे। मीना जी, आपको क्यों लगा डी है? टू गेट एन एकेडमिक डिग्री भी हो सकता है सर, दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। पीएचडी की डिग्री तो मिलती है। हाँ ठीक है ना, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। हाँ, दैट वी कैन से दैट मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। वेरी गुड। गायत्री जी। हरिओम सर। हरिओम, बताया आपने डी को बोला। सर जब हमारे कुछ है, आपका आवाज कट तो रही है। सॉल्व करने के लिए हम कौन से तरीके? हाँ, थोड़ा कफ है सर। ठीक है, ओके। सर, आप हाँ हम ठीक है, बताएं? हाँ ओके बताएं। सर रंजना। हाँ जी रंजना जी बताएं। हाँ सर, अभी तक जो हम इसमें ऐसा बताया गया कि अभी तक जो नॉलेज हम जानते थे, नॉन फैक्ट्स हमें पता थे, ठीक है ना, उसमें हमने न्यू ऐड किए हैं, न्यू फैक्ट्स, ये वाला जी। ठीक है। मेन का मतलब समराइज वाला नहीं हो सकता है, जो बी वाला पार्ट है वो नहीं हो सकता। समराइज हम लोग नहीं करते इसमें। वी आर स्टडिंग द फैक्ट्स जो पहले नोन है उसको, लेकिन वी आर गिविंग ए फ्रेश कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो वो ये भी नहीं हो सकता है। रिव्यू का लिटरेचर तो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, बट दैट इज नॉट आवर मेन ऑब्जेक्टिव। तो ये ए बी सी तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग साथ साथ आप लोग कंट्रीब्यूट करें अपने अपने बातों को, क्योंकि मेरा खाली आंसर देना मेरा मोटो नहीं है। मेरा मोटो है आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट होती है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होती है। अगर आप किसी और तरह से सोचते हैं तो मुझे उस सोच को, मतलब अगर आप बेहतर सोचते हैं तो उसके सामने सबको फ़ायदा होगा, या अगर आपके सोच को मुझे मॉडिफाई करने और अगर पॉलिश करने हो तो मुझे हेल्प मिलेगा आपके रिएक्शन से। इसलिए आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट बोलने में, आप कोई कुछ गलत बोलता है, ये हम सीखने के लिए है। इसमें कोई मतलब ऊपर नीचे छोटा बड़ा नहीं होता है। हम भी गलत करके सीखे हैं। हम मतलब धरती में ऐसे नहीं आ गए। ऐसे जब कोई, जैसे कि कोई अगर एक कार बनाते हो तो कार के जब मशीन से कंपनी से बन के आती है तो वो पता नहीं कौन सा शीट को काट पीट कर सब बनाते हैं, उसको कितना सारा कटिंग निकलती है, हमें मार्केट में कार मिलती है। वैसे ही हम जब तैयारी करते हैं तो ऐसे कितने सारे सही गलत करते रहते हैं। एग्ज़ाम में जाके हम एक क्रीम प्रोडक्ट हम बन के आते हैं। तो इसके लिए इस समय आप यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब गलत है सही है, सब हम गलती करते करते सीखेंगे। बार बार मैं बता रहा हूँ, आप लोग बताएं कि आंसर क्या है, ताकि चीज़ों को हम और अच्छे से कर सकें। वेरी गुड, बहुत अच्छी है।
तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बहुत ही अच्छी है। आप आओ 40 पे, क्योंकि कुछ टॉपिक को हमने नहीं पढ़ाया तो अभी इसको 20 के क्वेश्चन हमने नहीं करे टॉपिक, जैसे आपका हाँ, तो हम बताएं। सर मुझे एक समस्या थी कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन मिलेगा क्या सर? मैं हिंदी में इसका अनुवाद कर देता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ नहीं मिलता ना, हिंदी इंग्लिश, लेकिन मैं हिंदी में सर थोड़ा इंग्लिश मेरा वीक है, तो क्वेश्चन को समझने के लिए हिंदी में रहता तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाता सर मैं और आंसर दे पाता हूँ। मैं हिंदी में सब चीज़ को मैं अनुवाद कर दे रहा हूँ, और दोनों जब मुझे हिंदी में मिलेगा तब इंग्लिश में नहीं मिलेगा, तब मुझे इंग्लिश में मुझे अनुवाद करने पड़ेंगे, क्योंकि सब चीज़ें मतलब मिलती नहीं है। तभी मैं कोशिश करूँगा हिंदी में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर को मैं हिंदी में कर सकूँ। अभी मैं बता दे रहा हूँ, विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। रिसर्च के मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होती है? टू रिव्यू द लिटरेचर को रिव्यू करना, जो पहले हो चुके उसको दोबारा पढ़ना, उसका मतलब री मतलब दोबारा, व्यू मतलब देखना, दोबारा देखना। टू समराइज व्हाट इज ऑलरेडी नोन, जो हो चुका है उसको समराइज करना। टू गेट एन एकेडमिक डिग्री, एक एकेडमिक डिग्री को पाना जो आप पाते हो नॉर्मली। टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नोन फैक्ट्स। तो कोई नया जानकारी पाना या फिर फ्रेश इंटरप्रिटेशन करना जो ऑलरेडी नोन फैक्ट्स है। तो ऑब्वियसली इसमें डी ऑप्शन सही है। मैंने इसको हिंदी में भी बता दिया, मैं सब चीज़ को हिंदी में भी बोल देता हूँ, और कुछ आगे के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं हिंदी में लाऊंगा, तब मुझे इंग्लिश में मैं बोल दूंगा इसको, तो इंग्लिश वाले उसको ट्रांसलेशन को फॉलो करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इंग्लिश में नहीं बोलेंगे सर, हिंदी में सर, हिंदी समझ नहीं आता है सर पूरा। मैं दोनों ही बता दूंगा। देखिए कुछ लोग हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, तो हमें दोनों लेकर चलने हैं ना। और एक चीज़ है, जिस तरह से मैं कलेक्ट करता हूँ उसका एक प्रोसेस होता है, तो उसमें हमें मुझे वो पूरा मिल नहीं पाता। या तो मैं बैठ कर सारा चीज़ों को इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट करूँ, उतना समय मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि मेरा दिन भर क्लास चलती है। तो उसमें फिर भी मैं हिंदी में कुछ आपको डालूंगा जो हिंदी में करूँगा, तो उस समय मैं इसको इंग्लिश में अनुवाद कर दूंगा, ताकि दोनों को हो जाए। जब मैं ऐसे थ्योरी पढ़ाता हूँ तभी देखते हो आप हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ करता हूँ। ओके, 40 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। व्हेन प्लानिंग टू डू सोशल रिसर्च इट इज़ बेटर टू, जब हम सामाजिक कोई शोध करते हैं तो उस समय क्या बेटर होगा? सर 39 समझ में नहीं आया। 39 अभी नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें अभी दोस्तों कई चीज़ें नहीं पढ़ा हमने इसमें। जैसे आपका जो पैराडिज्म अगर हम नहीं पढ़ा हमने, तो हम 40 पे अभी है। जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा उसको हमने छोड़ दिया। अभी टॉपिक पढ़ने के बाद वो मेरा मार्क रहेगा, उसका कराएंगे। तो क्वेश्चन 40 पे आए। व्हेन प्लानिंग टू डू सोशल रिसर्च इट इज़ बेटर टू, जब हम सामाजिक जब हम प्लान करते हैं, जब हम प्लान को क्या बोलेंगे हिंदी में? जब हम प्लान मतलब योजना बनाते हैं, जब हम कोई योजना बनाते हैं तो सामाजिक शोध के लिए, तो हम जब कोई हम सामाजिक शोध की कोई योजना बनाते हैं तो क्या बेटर होगी, अच्छा क्या होगा? अप्रोच द टॉपिक विद एन ओपन माइंड, खुले दिमाग से उसके बारे में आप अप्रोच करो, सोचो। डू ए, ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी है डू ए पायलट स्टडी। 40 का किसी ने आंसर दिया। आप लोग ना डी देते हो तो मुझे, हाँ 40 का बी ऐसे बोलो तो भी ठीक रहेगा। 40 का ए, 40 का बी, ठीक है। आप लोग दो, जो आपको सही लगता है दो, क्योंकि एग्जाम में भी तो आप कैसे ही करने पड़ेंगे ना। आप लोग मतलब वहाँ तो आप बोलोगे कि नहीं सामने वाला बोल रहा है तो मैं नहीं बोल दूंगा आंसर, तो वहाँ भी सब दोगे ना, यहाँ पे सबको ही दो, फिर तो मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या सही है। अप्रोच द टॉपिक टू एन ओपन माइंड, खुले दिमाग से आप उसको टॉपिक को अप्रोच करो। डू ए पायलट स्टडी बिफोर द गेटिंग स्टक इनटू इट। पायलट स्टडी मतलब ये होती है कि छोटे पैमाने में आपका एक शोध करना, इसे पायलट स्टडी कहते हैं। जैसे मान लो कि किसी जगह पे ऐसा मिलता है कि शायद यहाँ पे कॉपर हो सकता है कोई खान में, तो हम अगर कॉपर अगर होगा तो हमें देखना पड़ता है कि उस कॉपर को निकालने में कितना कॉस्ट आएगा, बाकी सब क्या आएगा। तो हमने थोड़ा सैंपल लिया और उसको हम कलेक्ट करके उससे देखा कि कितना आया। या फिर मान लो कि कोई प्रोडक्ट हम मार्केट में हम लॉन्च कर रहे हैं और मुझे देखना है कि पता नहीं, जैसे मान लो कि व्हीट ग्रास बहुत अच्छा होता है सब चीज़ के लिए, काफ़ी कुछ उसका बेनिफिट है। मतलब गेहूं का ज्वारा जैसे हम हिंदी में कहते हैं। अब गेहूं का ज्वारा या एक पर्टिकुलर जगह पे आपका अगर मुझे बिजनेस करनी है, लोगों को मतलब सेल करनी है, तो
तो एक पर्टिकुलर जगह पे की लोकेलिटी को सेल होगा कि नहीं होगा, उनमें हम कन्विंस कर पाए कि नहीं कर पाए। इसके लिए अगर हम पहले अगर 2-4 लाख रुपए लगा के अगर बड़ा से हमने कुछ मतलब एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और इतने सारा गेहूं का ज्वारा हो गया, लेकिन लोगों तक मतलब लोगों को उसको पसंद नहीं आ रही या हम उसको लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे, तो बहुत सारा वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, 2-3 हज़ार लगा के या और छोटा कुछ लगा के हम थोड़ा थोड़ा उसको प्रोडक्शन करेंगे और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर वो पहुंच गया, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर उसको हम बड़े पैमाने में कर सकते हैं, लोन लेकर के बाकी सब काम करके। तो ये जो छोटे पैमाने में जो हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो हम देखते हैं छोटे रूप में कि ये सक्सेस है कि नहीं है, इसको हम कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो होप कि सबको समझ आ गया होगा क्या होता है। डू ए पायलट प्रोजेक्ट मतलब बहुत जगह पे होती है, ताकि आप ये वो कंपनियां ये देख सके कि जो उन्होंने हाइपोथेसिस बनाया है, जो उन्होंने सोचा है, वो एक्चुअली भी काम करता भी है कि नहीं करता। डू ए पायलट स्टडी बिफोर गेटिंग स्टक इनटू इट। जैसे हमने अगले दिन बात किया था आपको कि एक मोबाइल कंपनी है, विदेश में था, तो उसने ऐसा नेटवर्क बनाया था, ऐसा बहुत सा खर्चा कर दिया था कि उनका विज्ञापन था कि पानी के अंदर जाकर भी आप बात कर सकते हो। तो बात तो सही था, पानी के अंदर भी उनका नेटवर्क पकड़ता था, लेकिन पानी के अंदर जाकर बात कौन करेगा। तो इसको उन्होंने पहले स्टडी उन्होंने नहीं किया और उन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया और 1 साल के अंदर कंपनी बैठ गई थी, क्योंकि उनका आपका प्लान काफ़ी महंगा था, क्योंकि उनका ये कहना था कि नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि आप पानी के अंदर जाकर भी बात कर सकते हो, लेकिन पानी के अंदर जाके किसी को बात करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो नेटवर्क अगर वहाँ पे स्ट्रांग नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए क्या करते हैं, हम पायलट स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारा जो सोच है उसके बाहर भी कुछ लोगों की सोच है कि नहीं है या नहीं है। अब इन सब चीज़ों का अध्ययन पहले जो हमारे जो बॉलीवुड या हो गया या आपका जो टेलीविज़न इंडस्ट्री हो गया, उसमें ये सब ज़्यादा नहीं था, लोगों के जो भावनाओं के आधार पर सब बनते थे। अब वहाँ भी इस तरह के रोज आपका रिसर्च होते हैं, शोध होते हैं, और उसके बाद जो मैनेजमेंट के जो टूल्स होते हैं उसका अप्लाई करते हैं, तब जाके वहाँ भी काम आते हैं, क्योंकि वो वर्क करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े मतलब उनका इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी, बी फैमिलियर विद द लिटरेचर ऑन द टॉपिक। जिस टॉपिक पर काम करो उससे फैमिलियर हो जाओ। और ऑप्शन डी, फॉरगेट अबाउट द थ्योरी बिकॉज इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। थ्योरी को भूल जाओ क्योंकि ये बहुत प्रयोगात्मक है। आप बताओ 40 में से जिन्होंने सबने आंसर दे दिया है, किसी का आंसर अगर बचा हो तो आप कहो, या फिर मैं पूछता हूँ। रंजना जी आप बताओ, आपने सी क्यों बोला? नहीं, मैंने तो ये बोला ना सर। अच्छा, आपने ये क्यों बोला? ये था कहाँ चला गया, जस्ट हाँ, अप्रोच द टॉपिक विथ एन ओपन माइंड। तो मतलब हमें खुले दिमाग से ये चीजें करनी चाहिए सर। तो इसमें नेगेटिव चीजें तो हमारी जा रही है ना। ओके, एक तो ये डी वाला है, फॉरगेट अबाउट थ्योरी, बायस्ड होके नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक को, प्लानिंग को जो कर रहे हैं, बायस्ड होके नहीं कर रहे हैं। थिंकिंग ऑन दैट हमने ये पार्ट किया था, लेकिन पायलट स्टडी तो होता है, दैट आई नो। मुझे लग रहा है कि पायलट स्टडी ज्यादा मोर अप्रोप्रिएट है। ओके, ठीक है ना, ताकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता चल पाएगा। यदि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं हम सोशल रिसर्च के लिए, तो पहले पायलट स्टडी कर लेना ज्यादा बेहतर होगा। नाउ ठीक है, ओके, ये पार्ट है। ओके। सर ये नियर बाय लग रहा है, ये नियर बाय लग रहा है उसका। कोई नहीं, आप एक पे चलिए, किसी एबीसीडी में कोई एक बताइए। नियर बाय आपको जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो उसमें काफी कुछ मैच, ऐसा नहीं कि बाकी सब एकदम 100% एक्सक्लूडिंग होती है, कुछ न कुछ तो मैच करता ही है। जी सर, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका ए ही रहेगा सर। ओके, ठीक है। राधिका जी क्यों रहेगा ये, थोड़ा सा एक बार बताइए प्लीज। अगर आपका तर्क, अगर आपका लॉजिक बाकियों के लॉजिक से अलग होता है तो आप बताएं। जी, ए वाले के बारे में बताएं तो जैसे कोई भी सोशल रिसर्च करते हैं, सोशल जैसे ये हमारे व्यवहार से ही है। व्यवहार में समाज में जिसका माइंड जो संकुचित होता है या और जिसका माइंड ओपन रहता है, वो व्यवहार भी कुशल माना जाता है, व्यवहारिक रूप से भी।
तो रिसर्च पे भी हम व्यवहार के रूप को भी देखें कि हमें ओपन माइंड होके ही, यानी हमें अपना छोटा नहीं सोच रखना है, स्वार्थ भावना सबके लिए सोचना है, ओपन माइंड होके टॉपिक को देखना है। ठीक है। पुष्पलता जी आप बताएं, आपने बी क्यों बोला? पुष्पलता जी हमारे साथ है? हाँ सर, मुझे बोला क्या आपने बी? हाँ आप सर, ये जो सेकंड, ये सर बी आएगा, डू पायलट स्टडी, बिकॉज प्लानिंग करते हैं तब पायलट स्टडी काम में आता है। जो अभी जो बोल रहे हैं सर कि ये ओपन माइंड का, तो साइंटिफिकली आई थिंक इट्स नॉट करेक्ट। ठीक है, ओके। अब मैं आपको देखो, सबसे पहले आप देखो, आप लोग देख रहे हो कि कितने वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं एनटीए वाले, ये आपका हाल ही में पूछा गया था कुछ साल पहले। वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मतलब वर्ड को डाल देते हैं, सॉरी ऊपर थे ना 40 में, ऐसे ऐसे वर्डिंग वर्ड को डाल देते हैं जिससे बच्चों को इस तरह के भ्रमित सिचुएशन में करते हैं वो, क्योंकि उनको ये जानना था कि सोशल रिसर्च कर रहे हैं। तो सोशल रिसर्च जब करोगे सामाजिक शोध के लिए, इसमें सबसे पहले समाज के लिए आप सामाजिक, अगर आपके सामने सबसे पहले क्या चाहिए होगा, मेन चीज़ क्या चाहिए होगा, एक समस्या चाहिए होगा, सामाजिक समस्या। जैसे दहेज प्रथा हो गया, जैसे आपका मान लो कि कॉलेज में जैसे आपका रैगिंग का सिस्टम, रैगिंग हो गया, या जो पहले सती प्रथा था, इस तरह की चीज़ें, ये इस पे शोध कौन करता है? जैसे अगर आप सती प्रथा के बारे में अगर स्टडी करोगे, तो जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, वो पहले से समर्थक थे। और जब उनके खुद के बेटी का उसमें इतने ज़्यादा हो गए थे कि अगर हम बांग्ला में उसका आशीर्वाद कहते हैं कि आशीर्वाद होता है, मतलब शादी के पहले, कुछ और भी कह सकते हैं, गौना शायद कहते हैं कि शादी के पहले, शादी नहीं होता है, शादी के पहले एक एंगेजमेंट टाइप का होता है। तो वो उनका बेटी का आशीर्वाद, यानी कि इस तरह का चीज़ें हो गई थी, शादी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद उनके मतलब जिससे शादी होना था, मेल की डेथ हो गई थी। उस समय ऐसा था कि अगर ऐसा भी हो जाएगा तो भी आपका जो है मतलब सती होना है। जब उनके खुद के बेटी के साथ ऐसा हुआ, तब वो जैसे पागल हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि खुद जो है पहले समर्थक थे और दूसरे के बेटियों के लिए न्याय भी करते थे, बहुत बड़े पद पे थे, न्याय भी करते थे कि हाँ नहीं ऐसा होना चाहिए। उस समय जब फिर उन्होंने एक परिवर्तन आया, और ऐसा आंधी की तरह परिवर्तन आया कि उन्होंने खुद इसके खिलाफ आवाज़ उठाए और काफ़ी कुछ बदला। ये कब हुआ? जब वो, सबसे बड़ी बात क्या थी कि जिस टॉपिक पे बात करनी है उसके प्रति बहुत ज़्यादा फैमिलियर हुए। पहले फैमिलियर नहीं हुए थे कि इसका दर्द क्या होता है, इस चीज़ के बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे। लेकिन जब उनको खुद के साथ हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, क्या उनके पास वो माइंड नहीं था जो पहले था, दूसरों के साथ था, माइंड तो था ही। क्या वो पायलट स्टडी मतलब क्या लगातार लोगों को देख नहीं रहे थे कि हर मतलब आपके सती प्रथा में लोगों की या क्या होती है, मतलब जो आपका जो मैरिड वीमेन होते हैं उनको मतलब चिता में जलने होते तो क्या होता है, क्या ये स्टडी पहले नहीं था? तब वो भी था, लेकिन तब वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उस समय उस टॉपिक से बहुत ज़्यादा खुद भुक्तभोगी नहीं थे। जब खुद भुक्तभोगी हुए तब जाके उन्होंने इस पे एक बहुत बड़ा क्रांति किया और उन्होंने उसको एंड किया। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए कि जब भी आप सामाजिक कोई शोध करते हो तो उस टॉपिक को दिल से आपको महसूस करना होता है, तब जाके आप उसमें कुछ कर पाते हो। वरना आप उस चीज़ को वहाँ तक जो है जा ही नहीं, जब बल्कि बाकी सब चीज़ें होती ही तो है, समाज में जो चीज़ें हो रही है क्या हम सबको दिख नहीं रही है? सबको दिख रही है, तो कुछ ही लोग उस पर काम क्यों करते हैं? तो पायलट स्टडी तो है ही है, हमें तो दिख ही रही है कि समाज की कुप्रथा, आज भी जितने कुप्रथाएं हैं क्या हमें दिख नहीं रहे हैं? हमें तो दिख ही रहे हैं। क्या हमें से सबका माइंड क्या मतलब क्लोज है? ऐसा तो ऐसा भी नहीं है, हमें से काफ़ी ओपन माइंडेड भी है। लेकिन हम कब उस पर अपना सब कुछ देकर हम काम करते हैं? जब उस समस्या को दिल से महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सामाजिक समस्या में आती है कि बीमारी, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि क्योंकि मेरे घर के कोई मेंबर कैंसर से मतलब उसको डेथ हो गया है, तो मैं कैंसर के मरीजों के लिए
मैं वर्क करूंगी या वर्क करूंगा, या अगर वो डॉक्टर है या ऐसे साइंटिस्ट है तो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें, या क्योंकि मेरे घर के किसी मेंबर का डेथ हो गया तो मैं डॉक्टर बन के उस पर काम करूंगा या काम करूंगी या लोगों की सेवा करूंगी। कब हुआ? जब उसने टॉपिक को दिल से महसूस किया। बाकी सब चीज़ें तो होती है, बाकी सब चीज़ें तो रहती है। ओपन माइंडेड भी लोग होते हैं और पायलट मतलब लोग देख भी रहे हैं कि लगातार क्या हो रही नहीं हो रही है सब लोगों के साथ बाकी जगह पे। तो क्या होगा? मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? आपसे ऑप्शन सी होगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सबको क्लियर हो गया? ये इस लेवल के जो सोच है, इस लेवल का जो आपका जो एनालिटिकल जो चीजें है, ये चाहिए। आप देख रहे हो किस तरह के, मैं जो इतना जो एग्जांपल देता हूँ मैं, आप लोग उस कभी इस एग्जांपल को ऐसे सुनते हो, लेकिन मैं बहुत गहरी चीज को बताने के लिए एग्जांपल देता हूँ। जब ऐसे नॉर्मल जो थ्योरी क्लास करते हैं तो देखो उन्हीं से आपका अंडरस्टैंडिंग निकल रही है। सबको कन्विंस है, सबको समझ आ गया क्यों पायलट स्टडी नहीं होगा और क्यों ओपन माइंडेड नहीं होगा। जो लोग बाकी ऑप्शन सी को छोड़ के जो भी आप आंसर दे रहे थे, किसी को डाउट है? कोई समझ आ गया ऑप्शन? यस सर, क्लियर है, क्लियर। राजा याद रहेंगे अब हमको। आपके जी सर, इसमें एक बात ऋषि दयानंद की ओर लागू होती है कि हमें अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। हाँ, देखिए सारे बातें आप देखिए कितना लॉजिकली मैं आपको मैच कर गया ना। लेकिन इसके पहले आप लोग क्या सोच रहे थे? ओपन माइंडेड सोच रहे थे और आपका पायलट स्टडी सोच रहे थे। इसी जगह से इसी को चाहता है एनटीए कि इस तरह से आप इसको अलग अलग सोच पाओ। हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करेंगे, लेकिन हमारे जो टेक्निक है उसको हम पकड़ेंगे कि वो चाहता क्या है एनटीए और ऐसे ऐसे चीज़ों को देने का मकसद क्या है। आप देखो कि इतनी गहरी सोच होगा तब आप इसको अलग कर पाओगे। पार्शियली तो बाकी सब सही लग ही रहा है कुछ जगह पे, तो बिल्कुल सही है आप लोगों ने बोला। और आपने नाम भी बता दिया, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा था लेकिन आपने ठीक है। और क्योंकि अगर इसमें ना बहुत से बातें हैं, उसके बाद में हमें बोलने जाऊँगा तो हमारा क्लास उसी में निकल जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। लेकिन इसमें है बहुत सारी चीज़ें, जितने भी हम एग्जाम्पल देते हैं उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो अब आ जाओ आप 41 के लिए। एक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, हमें 8-10 क्वेश्चन नहीं करें, लेकिन 8-10 क्वेश्चन को इतनी गहराई से करें कि उसके बेस पे आप 100 क्वेश्चन निकाल लोगे। इतनी अच्छे से मतलब उसको समझ के करें, ये टारगेट है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? सर बहुत अच्छे से समझाया सर, इतना अच्छा समझाया कि अच्छा लगता है कि सर अच्छे से समझ जाते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। 41 करें। व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन? शोध की डिजाइन को क्या बोलेंगे? रूपरेखा बोलेंगे हिंदी में। शोध की डिजाइन क्या होती है? डिजाइन तो समझती हो, डिजाइन मतलब क्या होती है? स्वरूप बोलते। हाँ, डिजाइन समझते हो, सबको समझते हैं। व्हाट इज द स्वरूप पे भी आपका, फिर आप योग में जाओगे तो स्वरूप पे अलग चीज आ जाएगी, पूरा गहराई चली जाएगी उसमें। ठीक है, आप समझ गए कि डिजाइन मतलब क्या होती है। डिजाइन हम बनाते ही रहते हैं। व्हाट इज द रिसर्च डिजाइन? हाँ, तो पहला ऑप्शन है अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी कोई एक्सप्लेन करेंगे? मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया मैंने ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है। कोई बताए जिनको अच्छे से आता हो, जिन्होंने समझे हैं। 41 का डी बताएं। 41 का डी बताएं। ओके ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है? किसी को कौन बताएंगे? अच्छा ठीक है, जिन्होंने डी बताए हैं, संजय जी आप बताएं कि आपने डी क्यों बताया? संजय जी हमारे साथ हैं। सर डिजाइन, जैसे जो डिजाइन का वो हमने पढ़ा सीखा है कि डिजाइन में जैसे हम डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस से रिलेटेड सारी चीज प्लान करते हैं डिजाइन में, उसके हिसाब से मतलब बताया। ठीक है, ओके। लेकिन आप ये बताइए कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है? मैंने बताया था बहुत बार क्लास में, शायद कुछ दिन पहले ही बताया था ग्राउंडेड थ्योरी। ओके शीतला, आपने जो कोशिश किया बहुत अच्छा कोशिश किया, हम बताएंगे। लेकिन ना मुझे ना एक मतलब बहुत कंस्ट्रक्टिव एक मतलब लॉजिक चाहिए होता है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ और आएगा। अगर आपका लॉजिक बहुत कंस्ट्रक्टिव होगा तो कुछ भी अगर आप सही कर लोगे। या तो आप अप्लाई करें कि रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन, मैंने बहुत बार समझाया है, उसको आप समझाओ। या तो आप सही आंसर। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब हो सकता है एस्टैब्लिश्ड थ्योरी जो है। नहीं जी, ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब एस्टैब्लिश्ड थ्योरी नहीं होता है। ग्राउंडेड थ्योरी में फिर से बता देता हूँ, मैंने इसके पहले बताया भी है बहुत बार। अगर किसी को याद हो तो बताएं।
ओके, जिसके बारे में कोई थ्योरी अभी तक डेवलप ही नहीं हुई है, एकदम नई चीज है, उसके लिए एक थ्योरी को डेवलप करना, एक सिद्धांत को डेवलप करना इज कॉल्ड ग्राउंडेड थ्योरी। ऐसे बहुत सा चीज है जिसके ऊपर अभी काम शुरू हुआ है, एक नई चीज है मिला मान लीजिए, और उसके ऊपर कोई थ्योरी अभी तक, कोई सिद्धांत अभी तक डेवलप नहीं हुई है। तो मैंने उसको पहले फंडामेंटल रिसर्च किया, हमने करके बहुत सी चीजें जाना, और उसके बाद एक उसके लिए सिद्धांत को हमने उत्पन्न किया। जैसे कि न्यूटन के पहले किसी को ये नहीं पता था कि कौन से थ्योरी से चीजें धरती की तरफ अपने आप खींची जाती है, गुरुत्वाकर्षण का थ्योरी जब नहीं था। तो जब उसके बारे में काम हुआ तो एक नई थ्योरी को उस समय जो था ही नहीं डेवलप करना था, तो उन्होंने बहुत से उसमें फंडामेंटल रिसर्च वगैरह के कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ और फिर नई थ्योरी बनी। आज भी जैसे हम बोलते हैं कि एंटी ग्रेविटी फोर्स, एंटी ग्रेविटी के लिए चाहिए, वरना आप चांद पे या किसी और जगह कैसे जाके रहोगे। अगर रहना होगा, जैसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते हैं, तो हम चांद पे भी जाएंगे और आएंगे, तो उसके लिए हमें तो एंटी ग्रेविटी कुछ चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ नहीं है, उसके साथ अगर हम कुछ नया कुछ थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राउंडेड थ्योरी। आपके सबको क्लियर हो गया होगा। शीतला जी, आपने बी क्यों बोला 41 का? सर एक्चुअली इसलिए करते हैं सर, जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव को सर चॉइस करते हैं सर डिजाइन। अच्छा, क्वालिटेटिव आपने सोचा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के हिसाब से सोचा आपने? जी सर। ठीक है, ओके। कि द चॉइस बिटवीन यूजिंग द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, आपने अच्छी कोशिश किया। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑप्शन सही है गलत है, लेकिन आपने कोशिश अच्छा किया। और सारा रिसर्च जो होती है, या आप मान सकते हो कि दो छतरी की तरह है, एक छतरी क्वालिटेटिव है, एक छतरी क्वांटिटेटिव है, उसी का नीचे उसी के अंदर सब कुछ घूमता रहता है। अच्छी कोशिश किया, थैंक यू सो मच। आप खाली डी लिखते हो, मुझे समझ नहीं आता कि आप किसके लिए डी लिखे हो। चलो ओके, और सही ऑप्शन है क्या होगा? रिसर्च डिजाइन ऑफ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। हम इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। सही आंसर होगा, क्योंकि रिसर्च डिजाइन जो होती है, रिसर्च डिजाइन रेफर्स टू द सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क और मेथड एंड टेक्निक्स एंड वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च। ये हम पहले ही पढ़ चुके थे कि वेरियस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, जो क्या करता है, एडप्ट करता है किसके द्वारा? रिसर्चर के द्वारा, जिससे कि वो किसी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये क्या करता है, गाइड भी करता है रिसर्चर को कि रिसर्च क्वेश्चन को वो सिंक्रोनाइज तरह से वो आइडेंटिफाई कर सके और उसके ऊपर वर्क कर सके। आपका जो ऑप्शन ए है, क्या बोल रहा है? अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी। तो वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च अगर ग्राउंडेड थ्योरी, सारा शोध तो ऐसा नहीं होता कि जिसके बारे में कोई थ्योरी ना हो, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने ग्राउंडेड थ्योरी पूछा बार बार और समझाया भी। द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आप जानते हो, जिन्होंने बताया था चॉइस हम नहीं बोलते, कभी कभी कुछ शोध, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया, जिन्होंने कोशिश किया उनको थैंक यू सो मच, उन्होंने बहुत अच्छा कोशिश किया। लेकिन प्योर खाली क्वालिटेटिव हो या खाली क्वांटिटेटिव हो, यह जरूरी नहीं होता। बहुत से रिसर्च ऐसे होते जो मिक्स होते हैं। जैसे आपको किसी ने, मान लो अमेजोन से कोई आपका प्रोडक्ट मंगाया, आपको उन्होंने बोला कि आप जी प्लीज रेटिंग करो। तो रेटिंग क्या है? रेटिंग का मतलब है कि आप कितना संतुष्ट हो, आप कितना खुश हो, हैप्पीनेस हो, वो क्या क्वालिटेटिव हो गया। और आप उनको 5 आउट ऑफ 5 उन्होंने अपने नंबर दिया, मतलब रेटिंग दिया आपने, तो क्या क्वांटिटेटिव हो गया। तो ये रिसर्च क्या होगा, मिक्स हो जाएगा ना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्या होगा, ये नहीं होगा कि आप एक में चॉइस नहीं, जरूरी नहीं कि हमेशा एक में चॉइस हो ही। हाँ, कुछ शोध जरूर होते हैं खाली क्वालिटेटिव हो सकते हैं, कुछ खाली क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, लेकिन कुछ मिक्सड भी होते हैं और कुछ अलग तरह के भी होते हैं। तो ऑप्शन बी इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन सी, द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग। द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग। ये रिसर्च डिजाइन बहुत सही नहीं है। स्टाइल
अगर दो लोगों को अगर दो तरह से अगर मतलब प्रेजेंट करते हैं तो क्या उनका शोध नहीं होगा? उनका शोध भी तो हो सकता है ना। तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। मान लीजिए किसी का अगर पावर पॉइंट पे नहीं किया, किसी और तरह से किया, तो भी तो हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं कि उनके खाली पावर पॉइंट से एक्सेप्ट किया जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा। सबको क्लियर हुआ? 41 क्यों ऑप्शन डी सही है? जिन्होंने बाकी आंसर दिए थे, आप समझो, लॉजिक को समझो, ट्रिक को समझो कि हम कैसे आंसर को पकड़ते हैं। पहले तो आप रॉन्ग आंसर को एलिमिनेट कर दो। सबसे अच्छा ट्रिक ये होता है, मैं बार बार समझाता हूँ कि रॉन्ग आंसर कैसे एलिमिनेट करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज में आपको ग्राउंडेड थ्योरी का जनरेट थोड़ी करोगे। पहले से तो बहुत सी थ्योरी मुझे काम करने की केमिस्ट्री के एसिड बेस्ड रिएक्शन पे, तो एसिड बेस्ड रिएक्शन पे पहले से थ्योरी बनी है ना, तो काफी कुछ थ्योरी बनी होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से आप मतलब आप अगर तुक्का भी मारना होगा ना, तो आधे अगर ऐसे निकल जाएगी तो आपका तुक्का लगने का चांस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई आंसर ऐसा करते ना, तुक्का मारते, तो वो भी ये भी बताते मैंने तुक्का मारा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये भी समझूंगा कि मुझे आपको कैसे लॉजिक तक मतलब लेके आना है। मुझे ये डेटा मिलेगा, क्योंकि मेरे लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सोचते हो और आपको कैसे मुझे डेवलप करके लाना है। तो आप अगर तुक्का भी मारते हो तो आप बोल दो, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि तुक्का भी अगर लग जाए एग्जाम में तो आपके बहुत अच्छी बात है। अल्टीमेटली मार्क्स से गिना जाएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। तो आप तुक्का भी बोलो, कोई नहीं, अब बोलो। बहुत अच्छा आपने किया। आपने 43 बताएंगे, 42 अभी हमने नहीं किया। 43 और उसके बाद ऑप्शन बताएं ताकि मुझे समझ आ जाए। सर जीन पियाजेट का तो यही था ना, इवैल्यूएशन वाला था। मैं 43 बता रहा हूँ ना। विच ऑफ द रिसर्च स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च करेक्ट, ये वाली 43 वाली। रिसर्च, यहाँ देखिए बहुत अच्छी चीज इसमें सीखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप ऐसे करने जाओगे ना तो आप हो सकता है उलझ जाओ, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन इसमें टेक्निक होती है, उस टेक्निक से करोगे फटाफट आंसर निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च इज करेक्ट। शोध के संबंध में नीचे जितने आपका स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। हिंदी सबको क्लियर हो गया ना, जिनको हिंदी में चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे जितने आपका कथन दिए गए, कथन मतलब स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च के संबंध में कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन है रिसर्च रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटी। और अच्छा, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आना लगभग पूरे तय है, आना ही आना है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। आप ए बता रहे हो, मुझे नहीं पता चल रहा आप ए किसके लिए बता रहे हो। आप क्वेश्चन नंबर बोलो, लिखो, उसके बाद प्लीज टाइप कर दो कि ए किसके लिए बोल रहे हो। 43 के लिए बोल रहे हो या किसी और के लिए बोल रहे हो। एक बार आप 43 बोल दो। ओके। रिसर्च रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटी और एक्टिविटीज टेकन टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। रिसर्च शोध जो होती है वो एक सीरीज होती है, मतलब एक चेन श्रृंखला होती है, जो सिस्टमेटिक एक्टिविटी मतलब एक सिस्टमेटिक आपका क्रियान्वयन करते हैं किसी समस्या का समाधान पाने के लिए। ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या है? इट इज ए सिस्टमेटिक लॉजिकल एंड एन अनबायस्ड प्रोसेस वेरिन verification of hypothesis, data analysis, interpretation and formation of principles can be done। ये आपका एक सिस्टमेटिक तार्किक मतलब लॉजिकल तार्किक, अनबायस्ड मतलब पक्षपात रहित प्रोसेस होती है, जो क्या करता है, हाइपोथेसिस यानी हमारे परिकल्पना को वेरीफाई करता है, हमारा आंकड़ा को एनालिसिस करता है, उससे एक निष्कर्ष निकलता है और एक सिद्धांत को क्रिएट करता है। एक सिद्धांत को हम पाते हैं, कैन बी डन। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, इट इज एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी और क्वेस्ट टुवर्ड्स ट्रूथ। ये सत्यता पाने के लिए एक इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब क्या है, प्रश्न का मतलब खोजना, और इंटेलेक्चुअल मतलब मेधावी युक्त, मतलब बहुत तार्किक, बहुत मतलब बुद्धि कौशल के साथ। तो एक मतलब बुद्धि कुशलता पूर्वक एक आपका इंक्वायरी है जो सत्य को जानने की कोशिश करता है।
और ऑप्शन डी, इट लीड्स टू एनहेंसमेंट ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान की प्राप्ति के, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए करते हैं हम, ज्ञान की वृद्धि मतलब एनहेंसमेंट मतलब वृद्धि करना, इसके लिए करते हैं। अब आपको बतानी है ए ऑप्शन, यहाँ पे कोई भी चूज नहीं करनी है, यहाँ से एबीसीडी मत करना है, यहाँ पे बहुत से गलती कर देते हैं हम, इसी जगह एबीसीडी से देख लेते हैं, यहाँ से नहीं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, नीचे जो कोड दिया गया है इससे आपको करेक्ट आंसर निकालनी है, मतलब ये मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल ऑप्शन सही वाला क्वेश्चन है। तो मल्टीपल में क्या है, पहले दिया है ए बी सी पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्या है बी सी डी, ऑप्शन सी क्या है ए सी डी, ऑप्शन डी क्या है ए बी सी डी। किसने आंसर दिया 43 का आपने दिया, डी दिया। ओके, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करते हैं, रॉन्ग आंसर को हम एलिमिनेट करते हैं अगर पॉसिबल हो तो, बहुत अच्छी ट्रिक होती है इसका।